बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं इमरान हसन आपकी खिदमत में हाजिर। आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मॉर्निंग विश करते हैं। इतनी शदीद गर्मी के अंदर जब कल पारा मोहनजोदड़ो में 49 डिग्री को टच कर रहा था और इसके साथ साथ जो सिंध के दीगर इलाके हैं वहाँ पर 45 डिग्री वॉज नॉर्मल। इवन लाहौर में 40-42 एंड 44 डिग्री तक भी मुझे तो फील हो रहा था कि टेम्परेचर है। तो इतनी शदीद गर्मी में एक तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए धूप के सामने। पानी कोशिश कीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा पी सकें और थोड़ा सा वैसे ही काम एंड कूल डाउन भी रहें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। अच्छा जी, हमारे पास वी हैव अ लॉट टू शेयर। सबसे पहले तो थोड़ा सा अच्छी खबर से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रिकेट इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। आपको पता है T20 वर्ल्ड कप से पहले ग्रीन शर्ट्स इस कोशिश में है कि थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लें, कुछ कॉम्बिनेशंस पे काम कर लें। सो जनाब नए हेड कोच गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की क़यादत संभाल चुके हैं और प्रैक्टिस भरपूर पाकिस्तान टीम की जारी है। सीरीज़ से पहले फ़ोटो सेशंस भी हुए। T20 मैचों की ये जो सीरीज़ है 4 मैचों की सिलसिले का पहला मैच होने जा रहा है। उस्मान खान और हारिस रऊफ को मुतवक्के है कि मौका दिया जाएगा और बाबर आजम ने 1 डाउन पोजीशन का फैसला भी किया है, ऐसी भी न्यूज़ आ रही है। दूसरी जानिब स्टार बैटर का ये भी कहना है कि जो हमारी सीरीज़ है इंग्लैंड के खिलाफ, इसको जीत कर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए एतमाद हासिल करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जानिब अगर इंग्लिश टीम की बात हम करें तो पाकिस्तान के खिलाफ उसका ऑन पेपर पलड़ा भारी नजर आता है। होम ग्राउंड है, होम टीम है और मुकम्मल पूरी स्ट्रेंथ के साथ टीम खेल रही है। तो एक अच्छा टेस्ट है और पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई बिलीव कि वो अपने आप को प्रूव करे टू बी अ बेटर साइड। देखते हैं क्या होता है। खैर एक तो ये है। दूसरा इसके साथ साथ कल एक और अफसोसनाक वाकया, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी आर लिविंग इन, किस किस्म के वाकयात सामने आते हैं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है और इसकी पुलिस इस्लामाबाद को सेफ सिटी कहते हुए थकती नहीं है। सुबह शाम इस्लामाबाद इज़ अ सेफ सिटी, हैशटैग भी है इनका। एंड देन एक पार्टी के तीसरे बड़े ओहदेदार, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के तीसरे बड़े ओहदेदार, सबसे बड़ा सदर होता है या हेड ऑफ पार्टी होता है, देन सेक्रेटरी जनरल होता है और फिर उसके बाद सेक्रेटरी इतलात होता है अमूमी तौर पे। तो उनके ऊपर जनाब हमला हो गया और टेलीविजन चैनल के सामने हो गया, टेलीविजन चैनल की पार्किंग में हो गया। रऊफ हसन साहब की हम बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ख्वाजा सरा नुमा अशखास ऐसे थे जिन्होंने हमला किया। बज़ाहिर ख्वाजा सरा लगे, उन्होंने एक ब्लेड से तेज़ धार आले से उन पर अटैक किया जिससे रऊफ हसन साहब ज़ख्मी हुए। कई 12 टांके भी मेरे ख्याल में रिपोर्ट हो रहे हैं कि उनको लगे हैं। इंतहाई गहरा ज़ख्म आया, इंतहाई अफसोसनाक था और खौफनाक था एट द सेम टाइम। उनको फिर PF हॉस्पिटल, इसके साथ ये चूँकि G7 में ये हुआ और साथ ही PF हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया गया F9 के सामने और वहाँ पे उनकी जो बुनियादी उनको तिब्बी इमदाद है वो दी गई। बैरिस्टर गौर साहब वहाँ पे पहुँचे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने उनकी इयादत भी की और उनका ये कहना था कि रऊफ हसन की जान लेने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद पुलिस पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है किसी आम आदमी के लिए भी, और ये तो आम आदमी नहीं है ओबियसली, एक बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको तयन करें कि ये किन्होंने किया है और ये क्यों किया है। अगर ये लोग जिन्होंने हमला किया है इनको ज़ेर हिरासत लाया जाए तो मामला क्लियर हो जाएगा कि क्यों हुआ और इससे शहरियों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो कम होगा। इस्लामाबाद जैसे शहर में मेन पार्किंग में कोई आके किसी के ऊपर कातलाना हमला कर दे, ऐसा तो बहुत ही अफसोसनाक है और बहुत ही टेरिफाइंग है। तो इस्लामाबाद पुलिस के लिए बड़ा केस है, इसको सॉल्व करना चाहिए आई बिलीव। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और साथ इससे पहले कि बड़ी खबर पे पॉलिटिक्स पे मजीद तबसरा करें, आज हमारे पास दो तज्जियाकार होंगे। थोड़ा सा आपको परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बताएं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर परवेज़ इलाही साहब की ये तस्वीरें अपने घर की हैं, वापस आ गए रिहा होके। कल उनको ज़मानत मिल गई जी और वापस आके फिर उन्होंने कहा जी मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ था, हूँ, रहूँगा, मेरी वफादारियाँ नहीं बदली। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट गुजरात में वापस करें, फिर शुजात साहब के बच्चों से हम बात करेंगे। यानी कि जो लाइन उन्होंने ली है वो हार्ड लाइन है, टफ लाइन है, लेकिन अपनी लाइन पे खड़े हैं परवेज़ इलाही साहब और उनको रिहाई मिल गई। खैर रिहाई मुबारक। देखते हैं आगे क्या चलता है। बहरहाल सब बिग न्यूज़, बड़ी खबर है। साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं ओबियसली। अब तो रिहाई मिल गई, इस हवाले से भी हम अपने डिस्कशन में बात करेंगे और मज़ीद सियासत में क्या हो रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइंदा की बना, इस पर भी बात करेंगे। एक स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी खबर। तो जनाब अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू की थी। गुज़िश्ता माह इसका आगाज़ हुआ था, हुकूमत को घर भेजने पर इत्तफाक हुआ था। पहला जलसा पशीन में हुआ जिसमें महमूद अचकज़ई समेत 6 पार्टियों के लीडरान भरपूर तरीके से शरीक हुए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दिया थोड़ा मांद पड़ रहा है। चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, वो तो खैर उन्होंने कुछ जलसे वगैरह किए भी हैं, वो तहरीक इंसाफ को साथ मिलाने के लिए कोशिश, और अब इत्तलात ये हैं कि तहरीक इंसाफ को खासी कामयाबी भी मिली है। यानी कि PTI और JUI के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तफाक
इत्तेफाक राय भी हो गया है। ये तहरीक किस जानिब जा रही है, मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, देन पैका एक्ट जिसने पंजाब को हिला के रख दिया है, जिस पे मुसलसल जो इस वक्त जो साफ़ी बरादरी है, ओपोजिशन है, वो नुआकुना है कि इस वक्त ये क्या सूरत हाल हो रही है। बुनियादी इंसानी हुकूक को बजाय इसके कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता, हुकूमत इस पर कदगन लगा रही है। मरियम नवाज साहिबा दिसंबर 2021 में जब बात कर रही थी तो उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि मीडिया का मुंह बंद करना, पाकिस्तान का मुंह बंद करना, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। ज़रा उनका एक वॉइस है हमारे पास, ये क्लिप ज़रा सुनाइए थी मरियम साहिबा के क्या ख्यालात थे उस वक्त, और फिर अब की बात करते हैं हम इस पर। वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूं कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है। ये उर्दू ना समटाइम्स बड़ा तंग करती है, कोई एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा लगा दे ना, जैसे मरियम साहिबा ने लगाया, मैं मीडिया पर पाबंदी पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती, या मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल हटा देती, खाली कहती यकीन नहीं रखती, तो फिर भी हम इतने शोर ना होते। उन्होंने तो लाइन लगा दी थी और अब देखिए क्या सूरत हाल है। हमारे साथ दो तज्जियाकार मौजूद हैं। एक तो सलमान आबिद साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आप पॉलिटिक्स के हवाले से इनका तज्जिया सुनते हैं और साफ़ी नुक्ता निगाह से इनकी भी राय हम जानेंगे, चूँकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ इरशाद आरिफ साहब भी ज्वाइन करें जो कि CPNE के सदर हैं, तो मैं ज़रा आपकी इजाज़त से आरिफ साहब से भी उनकी राय ले लेता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, आप हमारे साथ एक्सप्रेसो के अंदर है। एक तो ये जो पैका है और इस पर हमारे सियासतदानों का इससे पहले जो रवैया है और अब की जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें क्या हर्ज है कि अगर कोई किसी की इज्जत उछाले तो उस पर केस हो जाए, अगर ये कानून बन भी रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है इस पर क्या अमर माने हैं, आपका क्या टेक है इसके ऊपर बतौर सीनियर सहाफ़ी? सर मुझे कह रहे हैं? जी, मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, मैं बाकी बातों को तो बाद में लूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये जो दोहरे मेयार और दो अमली सियासतदानों की है, जिसको मुनाफकत भी बाद लोग कहते हैं, मैं एक वाक़या आपको बयान करता हूँ। ये पीका एक्ट पर तरामीम कर रही थी 2021 में 22 में इमरान खान की हुकूमत। तो एक हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसमें CPNE है, APNS है, PBA है, एमेंड है और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है। एक डेलीगेशन जनाब शहबाज शरीफ साहब से मिला लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर, और उनसे अर्ज किया कि ये पीका एक्ट में जो तरामीम हो रही है, पीका एक्ट बाय द वे मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 2016 में मंजूर किया था, और जो जाहिर है कि सहाफ़ियों के खिलाफ है, सहाफत के खिलाफ है, मीडिया के खिलाफ है। तो हमने कहा कि ये जो तरमीम हो रही है, हम अदालतों का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, तो आप हमारा साथ दें, ये नहीं होनी चाहिए, ये कदगने हैं। उन्होंने कहा कि हम भरपूर तरीके से आपके साथ हैं। और ये मरियम नवाज साहिबा की जो तकरीर है, ये भी उसी हिस्से की कड़ी है, उन्हीं दिनों की बात है। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम नहीं होने देंगे, और भरपूर आवाज असेंबली में भी उठाएंगे, असेंबली से बाहर भी। चंद हफ्तों या महीनों के बाद उनकी हुकूमत आ गई, तो CPNE का एक वक्त उनसे मिला। हमने कहा कि जी अब आपकी हुकूमत आ गई है, एक तो पीका एक्ट की वो तरामीम वापस ली जाए, दूसरा ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का शोशा छोड़ा था वो किसी सूरत में सामने नहीं आना चाहिए। सही। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने मरियम औरंगजेब साहिबा और आजम नजीर तारड़ साहब को हिदायत की कि फौरी तौर पर इन शिकायत का इजाला किया जाए, पीका एक्ट की तरामीम वापस ली जाएं, और भी जो ऐसी चीजें हैं जो सहाफ़ियों के लिए नागवार हैं, मीडिया के लिए कदगने हैं, वो सारी की सारी खत्म कर दी जाए। उसके बाद एक और मीटिंग में हमने उनको याद दहानी कराई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जी वो काम नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा हिदायत की, लेकिन आज के दिन तक न सिर्फ ये कि वो सारी कबाहतें मौजूद हैं, बल्कि उनमें मजीद इजाफा किया गया। और अब ये जो पंजाब का डिफेमेशन एक्ट है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। ये तो है उनका तरीका, हमारे सियासतदानों का। और बदकिस्मती की बात है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है,
सहाफ़ियों पर बुरा वक्त आया है। आपको याद होगा जी, कह रहे हैं। कि 90s में जंग अखबार के खिलाफ जब नवाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म हुए थे तो वो अखबार जो था 4 सफ़ों पर मुश्तमिल हो गया था। और कल मुशाहिद हुसैन साहब मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि मैंने और शुजात हुसैन साहब ने उनको रोका था, वरना वो कुल्लियतन जंग अखबार को बंद करने के दर पे थे। वो कहते हैं इस अखबार को बंद हो जाना। और कहीं ना कहीं सभी मीडिया हाउसेज या जो प्रिंट पब्लिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार रहते हैं। मौजूदा बिल को अगर स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम प्रिवेंशन बिल है, जी मैं इसी पर आ रहा हूँ। देखिए, हमें हत्ता की इज्जत के कवानीन भी हम चाहते हैं होने चाहिए, मौसर होने चाहिए, किसी की पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए, किसी की तौहीन होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप इस हत्ता की इज्जत के नाम पर मीडिया का जो हक के आज़ादी इजहार है उसको सल्ब कर लें। आइन के आर्टिकल 19 की आप खिलाफ वर्जी शुरू कर दें, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो जाए, आप लिखने की आज़ादी से महरूम हो जाएं, इसके हम खिलाफ हैं। हमारे जो बुनियादी एतराज़ात हैं वो 3 हैं। नंबर 1 तो ये है कि हत्या की इज्जत के कवानीन मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान में भी वो मौजूद है। 2002 का, 2012 का, 2022 का एक्ट भी मौजूद है जो तरमीम हुई है, पीका एक्ट भी मौजूद है। उसकी मौजूदगी में एक नए कानून की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ऐसा कानून जो सिर्फ सूबे की सतह पर बन रहा है वो मुतसादिम और मुतजाद है जो विफाकी कानून मौजूद है जिसको अडॉप्ट कर चुका है सूबा। ये मुल्क जो है एक फेडरेशन है, कन्फेडरेशन नहीं है। ठीक है, फेडरेशन को कानून और सूबों को साथ मिलकर, ये पहला इतराज है हमारा। ठीक है, मेरा सवाल जी, साथ ही इसके ऐड कर दीजिएगा दूसरा इतराज भी, और ऐड कर दीजिएगा लाया अमल आपका क्या है, साफ़ी तंजीमों का क्या लाया? मैं अर्ज करता हूँ जी। दूसरा हमें एतराज ये है कि कोई भी अगर कानून साजी आपने करनी है तो जो स्टेक होल्डर हैं उनको एतमाद में लिए बगैर आप नहीं कर सकते। जिन्होंने मुतासिर होना है उस कानून से, आप उनको शरीक ही नहीं कर रहे मुशावरत में। तीसरा जो इसमें काबिल एतराज बात है, और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो बड़े एतराज हैं, आप ये ट्राइकोनॉमी ऑफ पावर का एक उसूल आइन ने दिया है। अदलिया अलग है, मुकन्ना अलग है, और पार्लियामेंट जो एग्जेक्टिव है वो अलग है। ये यहाँ एग्जेक्टिव जो हुकूमत है वो जज के तकर्रुर का इख्तियार ले रही है। वो जज खुद अपॉइंट करेगी, अपनी मर्जी से अपॉइंट करेगी। 3 नाम दिए जाएंगे चीफ जस्टिस को, उनमें से एक वो पाबंद हैं, उनमें से एक को जज लगाने पर। वो वकील होगा, किसी पार्टी का वकील होगा, या रिटायर्ड जज होगा, किसी पार्टी से वाबस्ता, उसको बना दिया जाएगा। 3 साल की मुद्दत मुकर्रर करके ये शर्त रखीगी कि 18 माह के बाद हम रिव्यू करेंगे, हम देखेंगे आपके कंडक्ट को। यानी अगर एक जज ने जो ट्रिब्यूनल का सरबराह होगा इनकी मर्जी के फैसले किए हैं तो तब वो 3 साल मुकम्मल कर पाएगा, वरना उसको 18 माह में फारिग कर दिया जाएगा। ये तलवार लटका के वो मर्जी के फैसले हासिल करना। ठीक है शाद साहब, ये 3 बड़े एतराज़ात है। अब हमारा लाएअमल ये है कि हम कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, और हम अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके जो तकरीबात हैं उनका बायकाट करेंगे। ठीक है, यानी कि हर जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए हर ऑप्शन मौजूद है वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपकी राय, सहाफ़ती तंजीम, बड़ी तंजीम है CP, यानी आपकी राय हम तक पहुंची, मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। सलमान साहब, मेरे ख्याल में इस पर बात हो रही तो जरा पहले इसी पे बात कर लेते हैं, पैका के हवाले से, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम्स एक्ट। कोई हर्ज नहीं है ऐसे कवानीन के अंदर, लेकिन इतलाक के ऊपर हमारा सवाल डेफिनेटली होता है, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मंशा के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इनका इस्तेमाल करती है, यही डर है हमें। तो क्या इसमें कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है कि ऐसा ना हो, जो हमारे खदशात है साफ़ती तंजीमों के, ऐसा कुछ हो सकता है? शाद आरिफ साहब ने कहा कि कानून बनाना या पॉलिसी लेके आना हर हुकूमत का हक है। ठीक है, सवाल ये है कि आप वाकई चीज़ों को लेजिस्लेटिव करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, अकाउंटेबल करना चाहते हैं, या इसको आप टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट। ठीक। अब देखिए ना, एक चेहरा हमारा होता है हुकूमत का। जब हम हुकूमत में होते हैं उस वक्त हमें हर चीज़ अच्छी लगती है और हम कहते हैं कि चीज़ें जो हैं ठीक होनी चाहिए, और ठीक होने के लिए हम हर हरबा इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक चेहरा हमारा अपोजिशन का होता है, जैसे भी आपने मरियम की झलक दिखाई, तो वो बिल्कुल दूसरी जगह पे खड़ी हो जाएंगी, इमरान खान दूसरी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जब वो अपोजिशन में होंगे, हुकूमत में होंगे, तो वो भी पीका वाला ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन तो मौजूद है। अब देखिए, मैं बताऊँ, इस पूरे लॉ के अंदर असल जो शोर है ना
वो सोशल मीडिया के ऊपर है। प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काफी हद तक मैनेज किया जा रहा है, ठीक, उन पे दबाव बहुत है, पहले से आपको भी पता है, मुझे भी पता, हम सब लिखने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम हो चुका था। अब उसको कंट्रोल करने के लिए बाकी सोशल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेस करके सबके ऊपर वो कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि इसकी तहकीकात कौन करेगा, कौन सी चीज जो है वो ठीक है और कौन सी चीज दुरुस्त है, ठीक। और अगर वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बात पास हो तो समझ आती है। अब आप देंगे उसको हुकूमती अम्ब्रेला के नीचे, हुकूमती इमा के ऊपर, और उसमें आप कोई बात करें, कल वो लग जाएगा आपके ऊपर जुर्माना। अब सहाफियों के पास कौन सा 30 लाख रुपए का चेक जेब में पड़ा हुआ है वो जो लेके साथ फिर रहे हैं, और वो आपको देंगे वो तनख्वाहें नहीं मिल रही उनको। सही कह रहे हैं। तो आप एक ऐसी बात करें जिसका कुछ सर पैर हो जी, ऐसी। और जिस तरह से अभी शाद आरिफ साहब कह रहे थे कि आपने अगर तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लेना तो फिर क्या फायदा। अच्छा, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, आप भट्टो के दौर से शुरू हो जाए, हर दौर के अंदर जो हुकूमत आती है वो पहले उस जमाने में प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा मुझे करने दें। ये जो आपने कहा कि ओपोजिशन का चेहरा अलग होता है, हुकूमत का अलग होता है, ये हर हुक्मरान के साथ मसला होता है। क्यों होता है? हकीकत से नाबलद हैं ये लोग, या फिर महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए साफत को भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर मैं धरना कर रहा हूं तो आके मेरे साथ बैठ गए ओपोजिशन में और हुकूमत में आए तो फिर मेरे खिलाफ खड़े हो गए। ताकत की जो हुक्मरानी है ना वो बदमस्त होती है, वो आपको ताकत की हुक्मरानी के अंदर ऐसी जगह ले जाती है जहां आप किसी असूल को उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो ब्लाइंडर्स लग जाते हैं। अच्छा, अब मसला क्या है, हम हुकूमत में होते हैं ना तो हम अपनी मुखालिफ तकरीर सुनने के लिए आदी नहीं है। हम अपनी मुतबादल वॉइसेस जो हमारे खिलाफ उठ रही होती हैं, जो हम पे सवाल उठाते हैं, जो हमको चैलेंज करते हैं, जो हम पे मुज़ामत करते हैं, उसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि सारा मीडिया वो हो जाए जो हुकूमत की तारीफ और तौसीफ में लग जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। हम चाहते हैं कि सारे सहाफ़ी वो लिखे, वो बोले जो हम चाहें, हाँ, और हमें चैलेंज ना करें, हम पे तनकीद ना करें। यही माइंडसेट है, ये माइंडसेट है पूरे रियासती निजाम का, पूरे हुकूमती निजाम का, जिसकी वजह से ये टकराव पैदा होता है। और इस टकराव के नतीजे में हुकूमत और सहाफियों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हर दौर के अंदर रहे हैं। कहना चाहता हूं कि अब माजी से सीख लें थोड़ा सा, सर माजी से सीख लें, और अब ये जदीद मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में ये मुमकिन नहीं है इस तरह से चीजों को कंट्रोल करना। थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाए, जो कि टाइम कम है, तो मैं चाहता हूं मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, परवेज इलाही साहब रिहा हो गए बहुत अरसे के बाद, यकीन ही नहीं आ रहा मुझे तो, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार हुए हैं लेकिन हुए नहीं है, लेकिन इस दफा प्रैक्टिकली हो गए। कैसी डेवलपमेंट है ये, और अब मामला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लेकर किस जानिब जा रहा है? क्या हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त मजीद आने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो कुछ परवेज इलाही साहब के साथ हुआ वो खुल्लम खुल्ला एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल था। वो तो 9 मई के वाकयात में कहीं भी नजर नहीं आए थे। आपने उनको निशाना बनाया, उनको टारगेट किया, उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया, उनकी बीमारी का लिहाज नहीं किया। एक मुकदमे से बरी होते थे, दूसरे मुकदमे में पकड़ लिए जाते थे, और उन पे 12-14 के करीब दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए। वो कोई दहशतगर्द है? अच्छा, अब सारा खेल क्या था? असल मसला तो कोई कानूनी केस तो उनका कमजोर था, उनका तो सियासी केस मजबूत था ना। सियासी केस उनका यह मजबूत था, वो इमरान खान के साथ खड़े थे, उसकी उन्हें सजा मिलनी थी, वो सजा उन्होंने पूरी भुगती है। वो अब ऐसा क्या हुआ है सर? अब ऐसा हुआ है कि तो अभी जेल में, पार्टी तो अभी जेल है। देखिए, सब केसेस में आप देखिए ना, वो आप देखिए साइफर केस कहां जा रहा है, इस तब्दीली का मुहर्रिक क्या है ये पूछ रहा हूं सर। उसका मुहर्रिक ये है कि आपके केसेस के अंदर जान नहीं है, आपकी लीगल ग्राउंड्स बहुत कमजोर हैं। जब भी अदालत हतमी फैसले की तरफ जाएगी तो उसको उसमें लगेगा कि ये सारा का सारा खेल जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर हो रहा है। अच्छा, अब परवेज इलाही तो वो है ना जो जरा मफामत के आदमी थे, वो लड़ाई के तो आदमी नहीं थे, वो तो उस वक्त भी चाहते थे कि मफामत हो, असेंबली ना टूटे। इसलिए एक अच्छी चीज ये इनिशिएटिव हुआ है कि परवेज इलाही साहब बाहर आए हैं, और पीटीआई को इस वक्त एक लीडरशिप की जरूरत है। वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, तो अगर वो बाहर आए हैं और सियासी सरगर्मियों का आगाज करते हैं, और चौधरी खानदान का डेरा जो है वो बड़ा मशहूर है सियासी सरगर्मियों के हवाले से, तो अब पीटीआई को एक बड़ा पोटेंशियल स्पेस मिलेगा आगे जाकर, आप देखिएगा। और इम्कान ये है कि अगले कुछ हफ्तों में आप शाह महमूद कुरैशी को भी बाहर देखेंगे साइफर केस के। गौहर साहब ने तो खान साहब के बारे में भी कहा सर, वो भी है, लेकिन कम से कम इनिशियली अब शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे। अच्छा, तो अब ये जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी सामने आ चुके हैं, ठीक है, यास्मीन राशिद की भी एक जमानत हुई है, ठीक है, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये जो सब लोग इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आएंगे तो पीटीआई का जो असल पॉलिटिकल फेस है वो भी सामने आएगा। ये तो उस बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नफी है जो कुछ दिन पहले शोबा ताल्लुकात अमन ने की है कि 9 मई के जो लोग हैं, जो प्लानर्स हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो प्लानर्स में तो इन सबका नाम है सर, ना छोड़े, हाँ। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास एविडेंस क्या है?
आपके पास प्रोसिक्यूशन के पास कितने एविडेंस हैं। अब आप देखिए ना, पिछले 15 दिन के अंदर कई लोगों को 9 मई के मुकदमात में बरी कर दिया गया, क्योंकि उनका एविडेंस ही नहीं है, सबूत ही नहीं है। अदालतें शवाहिद की बुनियाद पर चलेंगी ना, और अदालतों का माहौल इस वक्त देखें, वो लगता है ऐसे जैसे उन पे एक दबाव का मसला था। सलमान साहब, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टुवर्ड्स मोर पॉलिटिकल chaos। फिर आप देखते हैं जब सारी टॉप लीडरशिप बाहर आती है, जाहिर बात है ये एक बड़ा अहम मरहला होता है, उस मरहले को काटा है फिर उन लोगों ने। जैसे परवेज इलाही साहब एक लिहाज से सियासी तौर पे कामयाब हुए ना, जेल काटी है उन्होंने, सौबते सही हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो बहुत से लोगों को मायूस कर दिया, जो ये समझते थे कि परवेज इलाही साहब किसी भी जगह पर रजिस्ट ही नहीं कर सकते। फिर आप ये देखें कि जो आपने कैओस की बात की है, अगर ये हालात ऐसे ही चलते हैं इमरान साहब, तो फिर आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट का जुडिशरी के साथ टकराओ, एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई के साथ टकराओ, पीटीआई का हुकूमत के साथ टकराओ, जजेस इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, सहाफती तंजीमों का भी आपने जिक्र मुझसे किया। तो इस सारा का सारा कैओस जो हम पैदा कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ये तो दूर हो जाएगी। किसी बड़े तूफान का पेश खेमा है अगर आपने चीजों को रिजॉल्व ना किया और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रेजोल्यूशन के अंदर ट्रांसलेट ना किया, बातचीत ना की, मफाहमत का रास्ता नहीं निकाला, वे फॉरवर्ड नहीं निकाला, तो ये तूफान तो आएगा, फिर आप इसको रोक नहीं सकेंगे। और ये तूफान सिर्फ सियासी तूफान नहीं है, ये रियासती इदारों के दरमियान हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, जो एक खतरनाक रुझान की निशानदेही भी करते हैं। ठीक है, हमने देखा है और ऐसी कुछ रिमार्क्स भी आ रहे हैं जिसके बाद सूरत हाल ऐसी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ लाया, आपने सियासी मामलात पे अपना तजिया हमारे सामने रखा। सलमान आबिद साहब, इससे पहले इरशाद आरिफ साहब पैका के ऊपर और मजमूई सियासी सूरत हाल पे भी हम बात करते हैं, किस जानिब जा रही है, आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में आपके लिए आज भी बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आई होप यू हैविंग अ गुड मॉर्निंग। इस वक्त हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में का वक्त हुआ चाहता है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की यादें नामवर शायर और नसर निगार इब्न इंशा के साथ कैसी रहीं, कैसा वक्त गुजरा, इसी पे बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और आज हम निकले हैं इब्न इंशा की तलाश में। इंशा जी, क्या खूबसूरत नसर और क्या खूबसूरत नज़्म और क्या खूबसूरत बड़े आदमी। इंशा जी के हवाले से तार साहब से जो मैंने सवाल पूछना है वो तो यही है कि सर आपकी एक तो वो ताल्लुक़ कितना रहा आपका, और दूसरा ये कि पहली मुलाकात आपकी इंशा जी से कहाँ हुई थी? बेसिकली तो ये है कि भाई जब मेरी पहली किताब निकले तेरी तलाश में शाया हुई तो मेरे जो मनपसंद लोग थे, मैंने वो होता है ना कि बुज़ुर्गों से शाबाश के लिए, तो उन्हें भेजी और उनमें इंशा जी सर फहरिस्त थे, क्योंकि इंशा साहब का जो था ह्यूमर, उन ज़मानों में कॉलम बाकायदगी से लिखते थे अखबार जहाँ में। और मुझे ये भी एजाज़ हासिल है, मुझे कह लेने दीजिए कि इब्ने इंशा के बाद अखबार जहाँ में ये एक बहस हुई या जो भी डिस्कशन हुई कि उनका बड़ा अहम कॉलम था, तो अब उसकी जगह किसको दरख्वास्त की जाए कि वो कॉलम लिखे, तो उन्होंने मेरा चुनाव किया। चुनाचे ये मुझे यकदम ये इंसिडेंट याद आ गया जो मेरे लिए काबिल-ए-इज़्ज़ाज़। तो उन्होंने फिर एक मुझे ख़त लिखा, ज़ाहिर तारीफ़ का लिखा, जिस तरह मुझे आती है कोई नए मुसन्नफ़ की किताब तो मैं तारीफ़ ही करता हूँ ना। उसमें एक फ़िक्रा उन्होंने लिखा, तो उन्होंने कहा कि जी आप दूसरे तारड़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, एक कोई रहमत खान तारड़ भी हैं और वो ज़राअत की किताबें लिखते हैं, तो वो आपके अजीज़ हैं। तो ये रेफरेंस मुझे इसलिए अच्छा लगा कि भाई ही न्यू माई फादर, तो मैंने कहा जी मैं उनका बेटा हूँ। तो ये गैबी एक तल्लक जो भी बाई पोस्ट जो ख़त जो उस ज़माने में होते थे। फिर नेशनल बुक काउंसिल के ताबी साहब यहाँ पे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि इब्न इंशा आए हुए हैं और कायद-ए-आज़म जो लाइब्रेरी है, तब शायद लाइब्रेरी नहीं थी, वहाँ किताबों की नुमाइश। मैंने कहा यार मैंने मिलना, तो मैं चला गया। सही बात और मुलाकात हुई, और बहुत से मुलाकात जो लोग थे जिन्होंने उनकी नसर पढ़ रखी, वो बड़े किसी मायूस तो नहीं होते थे, वो ज़रा मतलब उनको सदमा सा होता था, क्योंकि उनकी नसर जो थी मीर और गालिब वाली, और उनका जो अंदाज़ था वो लगता था कि बड़ा कुछ चुस्त पजामा पहना हुआ अदावज़ करते आएंगे, पान खाते आएंगे, और उसकी जगह एक रहीम शहीम शख्स लगा के खड़ा हुआ है और कहा जाता है कि जी ये इंशा जी।
तो खैर सलाम दुआ हुई उनसे, बस जो जिस तरह एक नौजवान एडमायर करता है अपने बुज़ुर्ग की। इन द मीन टाइम बहुत से तालिब इल्म भी थे और भी लोग उनके गिर्द आ गए और ऑटोग्राफ लेने लगे। ज़ाहिर है मुझे तो कोई जानता नहीं था सिवाय टीवी के, और ये टीवी का फंक्शन नहीं था। तो एकदम इंशा जी कहते हैं उनको मुखातिब हो गए कि देखो वो शख्स जो खड़ा है उसने बड़ी एक मारकतुल्लाह किताब लिखी है, और एक ज़माना आएगा कि जब आप इसके पीछे जाएंगे ऑटोग्राफ के लिए, तो अभी से इनका ऑटोग्राफ हासिल कर लें। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला ऑटोग्राफ एक अदीब के तौर पे जो दिया वो इब्ने इंशा साहब की मेहरबानी से। अच्छा, उसके बाद मुसलसल जब भी वो लाहौर आते हमारी मुख्तसर मुलाकात होती है आमतौर पे रिश्तेदार में, ओरिएंटल में। और मुझे ये भी याद है, ये भी एक अब तो तारीख़ी हकीकत आप कह लीजिए, कि जब मुझे बहाव का ख़्याल आया, एक कहानी का ख़्याल आया था, और वो मतलब कि थोड़ी सी मिलती जुलती थी मतलब कि बहाव की कहानी से, तो उसके बारे में मुझे समझ नहीं आती थी कि इसको मैं अटैम्प्ट करूँ या ना करूँ, लोग मजाक ना उड़ाएं कहीं। तो मैंने इंशा जी को वो आइडिया जो था मैंने सुनाया ना कि सर ये कोई फैंटेसी सी है इस किस्म की, तो ही लाइक द आइडिया। उसके बाद जब भी वो मिले तो मुझे हमेशा कहते वो नावल कब शुरू करोगे। मैं ज़ाहिर है कि उस वक्त तक कभी मुझ में वो कॉम्पिटेंस नहीं थी, वो बाद में भी नहीं आई, लेकिन बहरहाल उम्र गुजरने से थोड़ा तो बहाव का जो कह लें कि सबसे पहले जिस आइडिया को जिन्होंने अप्रूव किया, एडमायर किया, वो इब्ने इंशा थी। अच्छा, अब मसला ये है, मुझे बहुत आता है कि यहाँ पे फ़लाँ डे, मैं नाम नहीं लेता, फ़लाँ फेस्टिवल मुख्तलिफ शायरों के हवाले से, और वो बार बार अबा बराए फ़रोज़ किस्म की होती है चीज़। तो इब्ने इंशा का कोई फेस्टिवल नहीं होता, कराची में भी नहीं होता। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस, इतना बड़ा नसर निगार कर्नल मोहम्मद ख़ान के अलावा अगर कोई बंदा जिसको कहते हैं ना बेदरेग मज़ा लिखता था, और मतलब है कि वो कोई उसमें ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करते थे, वो उनके अंदाज में ही वो मिजाज था, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो उनकी कोई, और उनकी शायरी चांद नगर 71 में उन्होंने मुझे दिया पहला एडिशन चांद नगर का। उसकी आप नज़में देखें जो एंटी वॉर हैं, और उसके अलावा जो रोमांटिक नज़में हैं, और इंशा जी उठो के अलावा और सब माया है, मतलब चंद एक नज़मों का मैं हवाला दे रहा हूँ। और उनकी जो आखिरी नज़म थी वो वकार, जब वो उनको कैंसर हुआ तो वो गए हैं लंदन, गए हैं शायद इलाज करने, तो वहाँ से उन्होंने वो नज़म भेजी, मेरा ख्याल है कासमी साहब को भेजी। कासमी साहब के साथ उनके बहुत ताल्लुकात, जब उम्र की नकदी ख़त्म। अच्छा, ये सब 4-5 सफ़े की वो नज़म जी, आप उसे पढ़ें और आप मुझे बताएं कि इस मौजू पे पेंडिंग डेथ जो है उसके ऊपर क्या पूरे उर्दू अदब में इससे बड़ी नज़म है। सही, बिल्कुल सही। चुनाचे बहुत सारे लोगों की तरह, मुजीद अमजद की तरह, और बहुत सारे नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ, इब्ने इंशा की भी उस तरह कॉन्टीन्यूस जो है, मतलब कि वो हमारे निसाबों में नहीं आ रहे, वो डिस्कशन में नहीं आ रहे, फेस्टिवल में मैं जाता हूँ, मुझ जैसे लोग बुलाए जाते हैं, ठीक है, और मैंने कभी वहाँ पे नहीं देखा कि भाई फ़लाँ की याद में ये हो रहा है, फ़लाँ की याद में ये हो रहा है। कईयों तो ऐसों की याद में हो रहा है जिनको हमें भी नहीं पता कि ये कौन है जिनको हम याद कर रहे हैं, लेकिन इब्ने इंशा की याद में कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसा डे नहीं मनाया। इंशा जी के कोई खतूत हैं आपके पास? 2-3 हैं। अच्छा, हैं, कहीं पढ़े हुए होंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी किताबों के ऊपर ही तबसरे, कुछ लाइट और भी कमेंट्स वगैरह हैं, तो हाँ वो कहीं हैं। मेरे साथ मसला यही है कि एक तो मैं फाइलिंग नहीं करता, और दूसरा ये कि भाई वो मैंने खतूत तो सिर्फ वो तीनों शफीक रहमान, कर्नल मोहम्मद ख़ान और खालिद अख्तर साहब के शाये किए, बाद में वो मैंने इकट्ठे किए, तो उनमें मुझे कुछ महसूस हुआ कि उनमें से बेशतर खतूत जो है
वो मैंने उनको अपनी किताबें भेजी तो उन्होंने तौसीफ़ के भेजने थी ना, तो उसमें मुझे महसूस ये हुआ कि अगर मैं शाया करूँगा तो गोया वो अपनी तौसीफ़ के बारे में वो मुझे पसंद नहीं। नाज़रीन, इब्न इंशा की जो तहरीर का उसलूब है और उनकी जो गुफ्तगू का उसलूब है बहुत बहुत मिलता जुलता है। और मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए, आप लिखिए इब्न इंशा रेडियो प्रोग्राम या इस तरह लिखेंगे तो आपको एक वीडियो आएगी जिसमें कि इब्न इंशा बोल रहे हैं, रेडियो का एक प्रोग्राम है, वो जवाबात दे रहे हैं और आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे इब्न इंशा बोल नहीं रहे हैं बल्कि आप उनकी तहरीर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल वही उसलूब है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। अब जिक्र पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के बेहतरीन कोपहमा सरबाज खान का। आप को मालूम है हम आपसे मुलाकात भी उनकी करवा चुके हैं और जिक्र तो बेतहाशा मरतबा हुआ है और कोपहमाई को तो एक्सप्रेसो ने बहुत फोकस रखा है। ये जो पाकिस्तानी नौजवान कोपहमा है सरबाज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, एक और कारनामा सर अंजाम दिया है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको बगैर ऑक्सीजन के सर किया है। इसे एक अमूमी तौर पर तो आई मीन ये ना समझ आने वाली बात है, लेकिन सरबाज जैसे जो जांबाज है वो ये कर सकते हैं बगैर मसनूई ऑक्सीजन के। इन्होंने ये जो चोटी है, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, उन्होंने इसको सर किया है और ये करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले आपको याद होगा अली सतपारा के साहबजादे साजिद सतपारा ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। और सरबाज के हवाले से बिलखुसूस अगर आपको बताएं तो ये जो 8000 की मुख्तलिफ बुलंद चोटियाँ हैं, तकरीबन 14 हैं, उनमें से 11 चोटियाँ ये बगैर ऑक्सीजन की सर कर चुके हैं। सो इनके जो लंग्स हैं वो काफ़ी ट्रेंड हैं इस काम के लिए, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये अनबिलीवेबल बात है कि आप इतने ऊपर जा रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के। और 11 चोटियाँ सर करने वाले ये पहले पाकिस्तानी हैं, वाहिद पाकिस्तानी हैं। और इसके साथ साथ ये जो 8000 से बुलंद मीटर चोटियाँ हैं, मजमूई तौर पर ये 13 चोटियाँ इन्होंने अब तक सर कर ली हैं। तो ये मुनफरिद एजाज़ बहरहाल इनको मिला है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी बगैर ऑक्सीजन की सपोर्ट के, आप ऑक्सीजन की सपोर्ट के साथ भी जब ऊपर जाते हैं, जिनको पैमाओं से हम बात करते हैं, तो वो रिपोर्ट करते हैं कि बहुत टफ होता है समटाइम्स, हेलुसिनेशंस होती हैं, आप अपने औसान खो सकते हैं, आपके लिए बहुत टफ होता है विद दी ऑक्सीजन। और विदाउट ऑक्सीजन तो इट्स अनबिलीवेबल। हमारा बहुत सारा ट्रिब्यूट है सरबाज के लिए और हर उस कोपहमा के लिए जो ये एफर्ट कर रहा है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कोपहमा जो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहे हैं। एक जानिब ये है, दूसरी जानिब जीबी के हवाले से खबरें ये हैं कि वहाँ पे 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है, हीट वेव आ सकती है और उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल सकते हैं और फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस हैं कुछ जगहों के ऊपर। सो अल्लाह करे महफूज रहें ये इलाके, ग्लेशियर्स भी महफूज रहें चूँकि उनकी महफूज रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जानिब वो इलाके जो इन रिवर बैंक्स के ऊपर हैं या नालों नदी नालों के आसपास हैं, उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। और साथ साथ कॉशन भी है कि आप प्लीज़ ज़रा एहतियात कीजिएगा ताकि इसका नुकसान ना हो। तो ये दोनों खबरें बड़ी अहम हैं। नॉर्थ के हवाले से हमने कहा करें, अभी हमने टॉप ऑफ द आवर न्यूज़ ब्रेक पर जाना है। जब वापस आएंगे तो ओबियसली आधा एक्सप्रेसो बाकी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो टॉप ऑफ द आवर और खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज हर बंदा एक्साइटेड है भाई। जो भी क्रिकेट फैन है ना, क्रिकेट लवर है, लाजमी नहीं उसका ताल्लुक इंग्लैंड या पाकिस्तान से हो, चूंकि दोनों टीमें तगड़ी हैं, दोनों टीमों में बड़ी जान है। सो जो भी क्रिकेट देखने वाला है वो बड़ा एक्साइटेड है इस सीरीज को देखने के लिए। इस वक्त बरतानवी टीम मेज़बान है, उसके खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में मौजूद है। और ये जो पाकिस्तानी टीम है इसमें मायनाज बैटर बाबर आजम है जो कि इसकी क़यादत कर रहे हैं। वी ऑल नो दैट बॉब्जी किंग। और आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से हमने सीरीज जीती। पहला मैच हम हारे, थोड़े से परेशान हुए। अब 4 मैचों की सीरीज है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशल करार दिया जा रहा है वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले, वर्ल्ड कप के आने से पहले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। और पहला मैच आज हेडिंगले लीड्स में खेला जा रहा है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान ये 4 मैचों की सीरीज। इसका दूसरा मैच 25 मई को बर्मिंघम में है, तीसरा 28 को कार्डिफ में खेला जाएगा, जबकि चौथा और आखिरी T20 मैच 30 मई को लंदन में खेला जाएगा। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 में इसमें तब्दीलियों का इम्कान है। एक्सपेक्टेड है कि उस्मान खान और हारिस रऊफ कैन मेक अ कमबैक। और जो इंग्लिश टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है ऑन पेपर, वी नो। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक जो मैचेस खेले हैं इनमें से 12 में से 7 मैचेस ये टीम जीत चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने 4 मैचेस अपने नाम किए हैं। सो जो ओवरऑल स्टैट्स है वो भी ये कहते हैं कि पलड़ा भारी है। खैर बाबर साहब ये कहते हैं कि वी आर डन विद द कॉम्बिनेशन, हम कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। और ये भी आपको बता दें वैसे ही मैच रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे खेला जाएगा। सो गुड टाइम टू वॉच, 2 घंटे में 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है मैच। तो हमारे साथ अहमद नजीब मौजूद हैं, आपको मालूम है क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, क्रिटिकल व्यू भी रखते हैं क्रिकेट के ऊपर, यंग हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस मैच को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और सीरीज़ के लिए कितने एक्साइटेड
रहे हैं। अमर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे जज्बात हैं, कैसे एहसासात हैं? भाई ज़बरदस्त सीरीज़ है, ज़बरदस्त टीम्स हैं, सबसे पहले तो ये हमें बताइए। जी, मेरे समेत सभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि अभी पाकिस्तान ने आयरलैंड को हराया है। पहला मैच हारने के बाद अच्छा कमबैक किया था, तो अब जो इंग्लैंड के खिलाफ असल मुकाबला पाकिस्तान का होने जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, और फिर T20 चैंपियन है। फाइनल में इन्होंने ही हमें हराया था वर्ल्ड कप में, तो काफी कुछ बदला भी उतारना है अपने इनसे। बदलाव उतारना है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, और जज्बात को उभार रहे हैं आप, और खुदा न खास्ता नतीजा आयरलैंड के पहले मैच जैसा निकल आया तो फिर सारे दोबारा से शुरू हो जाएंगे। खैर चले कॉम्बिनेशंस पे बात कर लेते हैं। बाबर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। बाबर, ऐसा लगता है क्या वो तनकीद से मावरा फैसले कर रहे हैं? अगरचे कि उनकी कैप्टनसी पे मुसलसल तनकीद होती रही है, अब भी होती है, हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि अब वो कॉन्फिडेंस वो हासिल कर चुके हैं कि वो अपने फैसलों को ही बैक करते हैं, चाहे वो फैसले जैसे भी हों। आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, जब डिसीजंस जो होते हैं वो एक मतलब उसमें काफी सारे लोगों का स्टेक शामिल होता है, जिसमें आपके हेड कोच होते हैं। जैसे अभी गैरी क्रिस्टन हमारे हेड कोच हैं, वो अभी भारत में आईपीएल में कोचिंग कर रहे थे, और फिर रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। फिर आपका जो सिलेक्टर्स होते हैं उनका, वैसे हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना इस बार पहली बार किया कि चीफ सिलेक्टर को अनाउंस नहीं किया, लेकिन अनऑफिशियली वहाब रियाज ही हैं। तो ये 2-3 लोग होते हैं जिनके मिलके जो एक फैसले होते हैं, उनके मिलके एक प्लानिंग होती है। लेकिन यह है कि बाबर आजम जो जैसे भी अब कप्तान है, मेरा ख्याल है सब मिलके उनको बैक करना चाहिए, क्योंकि जो एक बड़ा मेगा इवेंट जो है वो सर पर आन खड़ा हुआ है, और अच्छी बात है। बाबर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, होप कि रिजल्ट जो है वो और उनके एतमाद में इजाफा करे। ठीक है, टीम कंपैरिजन क्या है आपके जहन में अमर, दोनों टीम्स को अगर देखें? देखिए, टीम कंपैरिजन में ये है कि इंग्लैंड तो डेफिनेटली सुपीरियर टीम है पाकिस्तान से T20 क्रिकेट में, क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे पावर हिटर्स या स्ट्रोक प्लेयर्स आप कह सकते हैं, जिनके अंदर T20 मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है। और बॉलिंग में उनकी बेहतर होगी, क्योंकि उनके पास पहले थोड़ा बॉलिंग में फुकदान होता था। मार्क वुड आ गए, बड़ी तेज बॉल करते हैं। जोफ्रा आर्चर एक बड़े खतरनाक बॉलर, वो कम बैक कर रहे हैं। इनके कोई फास्ट बॉलर रीस टॉपले बहुत अच्छे हैं, तो बॉलिंग भी काफी बेहतर है। आदिल रशीद भी हैं। हाँ, एक चीज जो इंग्लैंड देख रहेगा, इनके सारे प्लेयर जो है ना इकट्ठे काफी अरसे से जो पूरी फुल टीम नहीं खेली है, क्योंकि इधर उधर अभी लीग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो भी ये सीरीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि जेल इन हो रही है, टीम वापस आके इकट्ठे खेल रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ऑन पेपर डेफिनेटली इंग्लैंड जो है वो फेवरेट है। तो पावर हिटर्स में आप हमारे आजम हैं, हमारे इफ्तिखार हैं, उनको आप शामिल नहीं करें। फिर हमारे बाबर आजम हैं, एक ओवर में 25 रन बनाने वाले वाहिद बैटर, 4 छक्के मार दिए उन्होंने। सर वो फिर आयरलैंड थी ना, इधर तो इंग्लैंड है। और दूसरा ये कि हमारे पावर हिटर्स जो है ना वो अभी इंटर्नशिप पे हैं, उन वाले जो है ना अभी वो फाइनल डिग्री कर चुके हैं उनके पावर हिटर्स। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बाबर के हवाले से ये भी आज अखबारों ने भी छापा है, उनकी बातों से भी लगा कि वो वन डाउन खेलना चाह रहे हैं या खेलना पसंद करेंगे। हाउ इज दिस डिसीजन? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन है। इस साल के बिल्कुल आगाज में मोहम्मद हफीज उस वक्त टीम डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 2 महीने लगे बाबर को कन्विंस करने में कि आप वन डाउन खेलिए। तो उस वक्त बड़ा शोर भी मचा कि उसकी पोजीशन को छेड़ दिया गया है, ये कर दिया। और उस वक्त बाबर कप्तान नहीं, शाहीन थे एक सीरीज के लिए कप्तान। अब बाबर कप्तान पर तो खुद उन्होंने एक हिंट दे दिया कि शायद मैं नंबर 3 पे खेलूं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चॉइस लग रही है। लेट्स सी क्या होता है। मेरा ख्याल है कि वो पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि वो बड़े हिट मारने वाले प्लेयर से ज्यादा टाइमिंग करने वाले प्लेयर है, जो गैप्स में खेलते हैं और बाउंड्रीज हासिल करते हैं। लेकिन माइट भी ये नंबर 3 का जो डिसीजन वो ले रहे हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। सो आई होप इट गोज वेल विद द टीम। अच्छा, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस का हम लास्ट वर्ल्ड कप का जिक्र करें जो 50 ओवर्स का था, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही थी इंग्लैंड की टीम की। हालांकि ऑन पेपर उस वक्त भी उतने ही मैच विनर्स, उतने ही स्ट्रांग प्लेयर्स टीम के अंदर मौजूद थे। इस दफा इंग्लैंड इस शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर आपको क्या कुछ मुख्तलिफ कारकर्दगी का मुजाहरा करती नजर आती है? हम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप। देखिए, उसमें उनकी बैटिंग नहीं क्लिक कर पाई थी, और बॉलिंग में जो वो गलती कर रहे थे उसमें वो बहुत ज्यादा ऑलराउंड ऑप्शन पे जाते हैं, रादर देन कि वो जेन्युइन ऑप्शन की तरफ जाएं। और कभी कभी होता है कि आपका वैसे भी टीम भी अच्छी होती है, टूर्नामेंट नहीं क्लिक कर पा रहे होते प्लेयर। सो T20 को ज्यादा नेचुरल आता है उनके लिए। तो मुझे बड़ी ये है कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर सामने आ सकती है इस वर्ल्ड कप पे, क्योंकि उनके पास जितनी साइड्स हैं वो सारी कवर है, बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग बहुत अच्छी है। सो वो यकीनन एक इंपॉर्टेंट टीम होंगे इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, हर कोई अपनी अपनी 4 टीम्स बता रहा है, आपको किसकी 4 टीम ज्यादा सही लगी है अमर, कि ये बंदा 4 टीम सही बता रहा है? अब टॉकिंग अबाउट द सेमीफाइनलिस्ट टीम्स वर्ल्ड कप की। सेमीफाइनलिस्ट टीम बहुत सारे लोगों ने शेयर किए, चलिए मैं आपको अपनी बता देता हूँ।
अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था, मुझे सब यार आपका याद तो नहीं है। अब प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट आ जाएगा ना बीच में, जरा आप अपनी न्यूट्रल राय दें ना फिर। अच्छा, मुझे ना अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों ने नाम दिए, मुझे अब सबकी अब याद नहीं है। तो क्योंकि उसमें एक दो टीमों का फर्क होता है, सबकी टीमों में काफी लोगों ने चलें आप बताएं, आपका क्या टेक है? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर तो पाकिस्तान ने अपने स्पिनर्स और गेम ठीक रखी तो पाकिस्तान वन ऑफ द सेमीफाइनल, अदर देन के मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया को मैं कभी राइट ऑफ नहीं करूंगा, तीसरी इंडिया और चौथी जो है वो इंग्लैंड, मेरा ख्याल है। पाकिस्तान, What about न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड 50-50। आपने किस टीम के ऊपर तरजीह दी है बाय द वे? न्यूजीलैंड को किस टीम को न्यूजीलैंड पे तरजीह दी है? इंग्लैंड को? मैंने इंग्लैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो अच्छी टीम है, ये ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो बैट्समैन है ना वो स्लोअर कंडीशंस हैं उसमें, वेस्ट इंडीज में और ऑस्ट्रेलिया में, तो शायद इनके बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे, उनकी तरफ भी थोड़ी बेहतर पिचेस होती है, तो कंडीशंस का मसला। चलिए थोड़ा सा आज के मैच में क्विकली हमें बता दें, कोई तब्दीली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमर, या होनी चाहिए अदर देन द बारिश? बारिश का चांस है कि ये ज्यादा हिट करेगी, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा स्पिनर तो खेलेगा नहीं। तो अगर जितने ओवर्स का मैच भी होता है तो फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेलेंगे, शायद ये हारिस रऊफ को ट्राई करने की कोशिश करें, माइट बी। और बैटिंग में मुझे कोई ज्यादा तब्दीली नहीं लग रही है, मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में कोई ज्यादा चेंज करेंगे आज। अच्छा। हाँ, एक हो सकता है कि मैच छोटा हो जाए तो ये ज्यादा पावर हिटर डालेंगे, तो उसमें उस्मान खान को माइट भी एंड कर दें। उस्मान खान के चांसेस हैं और हारिस की भी। राइट, ठीक है अमर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अमर क्रिकेट के हवाले से अपनी ओपिनियन दे रहे थे। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आपसे बात करते हैं। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। एक्सप्रेसो जारी है और इसमें अफेरा फैज आज खवातीन के पसंदीदा और समाओ सस्ते तरीन बाजार कश्मीरी और डब्बी बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, दिखाते हैं। एक्सप्लोर करने आए हैं लाहौर के दो ऐसे बाजार जहां पर साल के 12 महीने रश लगा रहता है, क्योंकि ये दोनों बाजार खवातीन और बच्चों दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और सस्ते भी। इन दो बाज़ारों में आपको बच्चों और ख़वातीन की तमाम तर वैरायटी मिल जाएगी, ख़ास तौर पर शादी और दीगर तकरीबात का सामान भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कश्मीरी और डब्बी बाज़ार को। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं, तो आइए चलते हैं। लाहौर शहर की अजमत की अजीम शान निशानी मस्जिद वज़ीर खान पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ये मस्जिद शाहजहानी दौर में हकीम इल्मुद्दीन अंसारी अलमशहूर नवाब वज़ीर खान ने तामीर करवाई थी। सदियां हो गई हैं इस तामीर को, लेकिन इसके बावजूद ये मस्जिद अपने फ़न तामीर में कांसी और काशीकारी के काम को आज भी संभाले हुए है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ कश्मीरी बाज़ार की एंट्रेंस पर। अभी जैसे कि हम लोग कश्मीरी बाज़ार को विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी दुकानें हैं वहाँ पर शादी ब्याह का जितना सामान है जिसमें हैवी कपड़े होते हैं वो शामिल हैं। अभी मैं अंदर किसी शॉप पर चलती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो रेट है वो क्या है, वैरायटी किस तरह की चल रही है और आजकल कलर्स कौन से हैं। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? आजकल ये माशाल्लाह ये फैंसी की वैरायटी है टोटल। ठीक है। ये बारात वलीमे निकाह एंगेजमेंट के ड्रेसेस हैं सारे। ठीक है। बारात वगैरह पे लहंगे चलते हैं अक्सर, जो वलीमे का ड्रेस है वो मैक्सियाँ चलती हैं। कोई पीस आप निकाल के दिखाएंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें? पार्टी वेयर है ये, पार्टी वेयर भी आप यूज़ करते हैं, ये आप ब्राइडल भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी है, हाँ। लोग हैवी भी पार्टी वेयर यूज़ करते हैं। तो रेट क्या चल रहा है? अगर मैं आपसे इस लहंगे का रेट पूछूं तो क्या रेट होगा? 30,000 35,000। वो मैक्सी आई थिंक मैक्सी है, मैक्सी है, मैक्सी। उसका मुझे रेट बताएं, क्या रेट है? वो मैक्सी है, वो 35,000। मैं एक ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हम जानते हैं कि किस किस तरह की वैरायटी इनके पास मौजूद है। सर मुझे ये बताएगा कि कौन कौन सी वैरायटी आपके पास यहाँ पर मौजूद है? ज्वेलरी की वैरायटी हर किस्म की होती है हमारे पास, इंडियन, लोकल, इंटरनेशनल ज्वेलरी भी है? बिल्कुल होती है। मुझे बताएं इसमें दुबई की कौन सी है, पाकिस्तानी कौन सी है? ये दुबई की है, ठीक है, ये इंडियन है, ठीक है, ये पाकिस्तानी और ये कराची की है। अच्छा, ये कराची की है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है बेसिकली? ये ओरिजिनल कुंदन में होता है। ओके, ये दोनों साइड ओरिजिनल कुंदन है। हाँ। तो इसकी तो फिर प्राइस भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसका कलर नहीं खराब होता? नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं कि इनके रेट्स में क्या फ़र्क होता है? अगर आप देखेंगे ये 9,500 रुपये का ठीक है, है। अगर ये देखेंगे ना तो ये 3,500 रुपये का। अच्छा फिर बाज़ार का विजिट कर रहे हैं हम, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये खुस्सों का बेसिकली स्टॉल है और यहाँ पे बड़े वैरायटी के खुस्से हैं जो पैडेड खुस्से हैं।
जो पाँव में लगते नहीं है। और इसकी प्राइस है जी 650 रुपीज़। यहाँ पर सेल लगी हुई है और ये बाज़ार जो है ये वाकई लाहौर के जितने भी बाज़ार हैं उनमें काफ़ी सस्ता तरीन बाज़ार है और इसी वजह से इस बाज़ार को ख़वातीन बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, अभी मैं एक शॉप पर आई हूँ, यहाँ पर विग्स होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं और लोगों के मुताबिक ये यहाँ की सबसे पुरानी दुकान है। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताओ कि आपके पास एक्सटेंशंस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है मैंने सुना है, तो किस किस तरह की वैरायटी मौजूद होती है और इसमें क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? कैटेगरी तो इसमें रियल कटिंग भी मिल जाएगी आपको, रोल भी मिल जाएंगे, स्ट्रेट भी मिल जाएगी। ये देखें ना, ये वाली जो है ये ब्राइडल के वलीमे पे लगती है, ये आप फ्रंट पे भी लगा लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें कलर्स भी होते हैं, शेड्स मिल जाते हैं? कलर इसमें 3 कलर है इसमें, और इसमें एक ये लड़ी है, ये लड़ी है, इसका आप जूड़ा भी बना जूड़े के लिए लें, इस्तेमाल ये जूड़ा भी बना लें आप इसकी चुटिया भी बना सकते हैं। अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो हर कैटेगरी की क्या प्राइस होती है? इसकी ओरिजिनल हो ना, ओरिजिनल 25,000 रुपए की है, ये ठीक है। कॉपी में हमारे पास 800 रुपए की है। ये वाली आपको जो फाइनल है ना 600 की मिलेगी ये वाली। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर वॉलेट्स और जो लेडीज़ बैग्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। इनसे मैं पूछ लेती हूँ, मुझे बताइएगा बैग की क्या प्राइस है? 700। तो अगर आप कोई भी यहाँ से बैग खरीदेंगे उसकी प्राइस आपको 700 मिलेगी। बैग्स भी यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की जो वैरायटी है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ फैंसी कपड़े आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कैजुअल वेयर के लिए भी कोई कपड़े देख रहे हैं जिसमें लॉन के सूट होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपको लॉन की अनस्टिच वैरायटी भी यहाँ से मिल जाएगी। ये देखें, ये बच्चों की बेसिकली वैरायटी है जिसमें शॉर्ट्स हैं और ऊपर शर्ट है। इसकी क्या प्राइस है? 550 का ये आपको पूरा सूट जो है वो मिल जाएगा और इनके पास काफ़ी ह्यूज वैरायटी यहाँ पर है। यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ प्राइसेस दिखाऊं तो ये पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं 3500, 2500 और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि अगर इतनी प्राइस में आपको एक स्टिच सूट मिल जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है, क्योंकि आजकल स्टिचिंग जो है उसकी भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बच्चों के जो है वो शूज़ भी मिल जाएंगे। ये देखें कितना क्यूट सा शूज़ है और ये खेड़ी है छोटे बच्चे की बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये दुकान जो है आपकी, ये रेस्टोरेंट, ये कितना पुराना है? 130 हो गए। 130 साल। तो मेरे लिए एक स्पेशल सी प्लेट लगवा दें। तो फाइनली खाना जो है वो मेरा इस वक्त आ चुका है। ये क्रिस्पी से मेरे कबाब हैं और ये बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप चेक करते हैं इनको अंदर से ये कितने टेंडर हैं। नान है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास चटनी है जो आलू बुखारा और इमली और साथ रायते की चटनी और उसके ऊपर प्याज और बंद गोभी जो है वो डालिए। पहले मैं चटनी ट्राई करती हूँ, कबाब को ट्राई करते हैं। वाओ, सॉफ्ट जूसी कबाब। बीफ का ये कबाब है, लेकिन ये जो कबाब है ये ना तो ऑयल में और ना ही घी में बनाया जाता है, बल्कि बीफ के अंदर जो चर्बी मौजूद होती है उसकी मदद से इन कबाबों को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और ये कोयलों पे नहीं बनते, ये ग्रिल के ऊपर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक क्रिस्पीपन जो है वो भी आ जाता है। अगर मैं कबाब के टेस्ट की बात करूँ तो कबाब का टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अंदर जितना मिक्सचर है, जिसके अंदर सूखा धनिया है, बीफ है और इसके अलावा प्याज, ये तमाम तर चीज़ें और ख़ास तौर पर इसके जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वेल बैलेंस्ड है। तो कबाब खाने में आपको मज़ा आएगा। जब भी आपने कश्मीरी बाज़ार शॉपिंग के लिए आना है, इधर आके आपने कबाब लाजमी ट्राई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शहजाद बलोच। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताएं अभी आप ये क्या तैयार कर रहे हैं? ये मेहंदी की प्लेट तैयार हो रही है और क्या क्या चीज़ें लगती हैं प्लेट? इसमें सबसे पहले हम ये कार्डबोर्ड शीट कटवाते हैं राउंड में, और कटवा के उसके बाद हम इस पर वेलवेट चढ़ाते हैं। उसके बाद ये गोटा वगैरह लगता है। उसके बाद यहाँ से ये चिराग लगाते हैं। पहले लगते थे मिट्टी के चिराग, अब ये लगते हैं प्लास्टिक के, ऊपर कलम जला हुआ है। अच्छा, जैसे ये आपके पीछे है मामू की मेहंदी, बहन की मेहंदी, ये कस्टमाइज भी हो जाता है? हाँ जी, अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं? हाँ जी, जैसे मर्जी लिखवा लें आप। अच्छा, मुझे इस थाल की प्राइस बताएगा कितनी है? ये हम बताते हैं 850। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट रेट हमारा 500 है। वैसे काफ़ी रीज़नेबल वैसे मिल रहा है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है, मैं लिबर्टी गई थी और लिबर्टी में सेम इस तरह का जो थाल है वो तकरीबन आपको 1200 से 1400 के बीच में जो है वो फाइनल आपको रेट बताते हैं। तो वैसे आज मैंने आपको लाहौर के 2 सस्ते तरीन बाज़ारों का विज़िट कराया। अगर आप शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं फैंसी, तो ये बाज़ार आप लोगों के लिए मस्ट विज़िट प्लेस होनी चाहिए। ना सिर्फ यहाँ से कपड़े ख़रीदेंगे बल्कि शादी में, जहेज़ और बरी में
जो बेडशीट्स और जो ब्लैंकेट्स वगैरह दिए जाते हैं, ये तमाम तर वैरायटी भी आपको इस बाजार से मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।